आप देखो हम लोग क्या देख चुके हैं। देखो बजट प्राप्ति में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति हम लोग दोनों देख चुके थे। अब हमारा क्या आता है, राजस्व व्यय की बजट व्यय की बात करते हैं। तो बजट में जो प्राप्ति किस किस माध्यम से होगा वो दोनों समझा दिए। अब जरा खर्चे का हिसाब किताब लगाते हैं। तो खर्चा में सबसे पहला, बजट व्यय में सबसे पहला आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी क्या, राजस्व व्यय की बात करें। देखो राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, राजस्व व्यय यानी कि राजस्व से कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। तो वो खर्चा किस तरीके से हो सकता है कि सरकार जब अपना किसी को सैलरी देती है, सरकार के अंदर जितने भी सारे जो वर्कर्स हो, जो कर्मचारी हो, तो सबको सैलरी भी तो देती है। सरकार तुमको स्कॉलरशिप देती है, सरकार तुमको सब्सिडीज भी देती है। जब कोई चीज़ तुमको महंगा मिलता है तो उसको सस्ता करने के लिए सरकार क्या करती है, तुमको सब्सिडीज देती है ना। जैसे सरकार तुमको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, खाद पे सब्सिडीज देती है, ऐसे कई सारी चीज़ों पे सरकार तुमको क्या देती है, सब्सिडी। क्यों देती है, ताकि वो चीज़ तुमको उतना महंगा ना पड़े। सरकार चाहती है कि तुमको वो चीज़ सस्ते रेट पे मिले, इसलिए सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एसेट का निर्माण होता है क्या, नहीं होता है। जब सरकार किसी को वृद्धा पेंशन देती है उसे सरकार को क्या फायदा है, वो तो सरकार का पैसा जा ही रहा है ना, उससे सरकार को कोई लाभ है। तो जब सरकार किसी को वृद्धा पेंशन देती है, या फिर जब सरकार किसी को सैलरी देती है, या फिर जब सरकार किसी को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति देती है, और या फिर जब ये सब्सिडीज देती है, इससे सरकार को, इससे कुछ एसेट क्रिएट होता है क्या। एसेट मतलब क्या कि एक ऐसा जगह पे इन्वेस्टमेंट जिससे कि भविष्य में कुछ पैसा मिलने वाला हो। जब जैसे कि जब बैंक तुमको ब्याज देती है तो बदले में जब तुम क्या करो, उसको लोन के साथ, मतलब कि ऋण के साथ, ब्याज के साथ लौटाओगे, उसको क्या बोलते हैं, एसेट। क्या लगता है ये इनमें से कोई भी लोग सरकार को वापस लौटाएगी कुछ, क्या। तो जब जो पैसा दिए, एक तरफा पैसा मिला और बदले में कुछ मिला ही नहीं, तो उसको हम एसेट बोलेंगे, नहीं। तो छात्रवृत्ति क्या है, एसेट है, नहीं है। सरकार के लिए वो एसेट नहीं है। उसी तरह देखा जाए तो रिवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी हमारा बना रहता है। लायबिलिटी कैसे बना रहता है, तो ये भी खर्चा है। जैसे कि सरकार मान लो प्राकृतिक विपदा के समय में, जैसे बाढ़, भूकंप कुछ भी आ जाता है, जब केंद्र सरकार राज्यों को कुछ मदद देती है तो वो पैसा भी लौटती है क्या, नहीं लौटती है। क्यों, क्योंकि देयता लायबिलिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि सरकार को ये पैसा देने के लिए कहीं और से भी कर्ज लेना पड़ता है। तो इसका मतलब लायबिलिटी बनी रही कि नहीं बनी रही। क्योंकि राज्य सरकार को जो मदद देती है सरकार, वो पैसा वापस लौटता है क्या, नहीं, पैसा लौटती है। तो ऐसे में लायबिलिटी क्या होता है, बना रह जाता है। यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो बात करते हैं राजस्व व्यय में, तो राजस्व व्यय से क्या होता है, राजस्व व्यय से सरकार को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान ही तो हो रहा है। लेकिन ये नुकसान कहने का मतलब क्या, जब भारत की सरकार जब लोक कल्याणकारी नीति है तो वो नफा नुकसान थोड़े देखेगी, वो तो देश को अच्छे तरीके से चलाया जाए, लोगों का भला हो सके, उसके लिए नहीं कर रही है। ये समझ में आ गया तुमको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या, अभी हम लोग ये हम लोग क्या देखे, राजस्व व्यय देखे थे। अब क्या देखना हम लोग को, पूंजीगत व्यय। देखो पूंजीगत व्यय में हम लोग क्या देख रहे हैं, पूंजीगत व्यय यानी कि सरकार ऐसे खर्चे से ना सरकार को बहुत फायदा होता है। जब भी तुमको बजट देखना हो तो ये चीज बड़ा सा ध्यान से देखना कि जब पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है एक तरह से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश के लिए बहुत ही क्या है, अच्छी बात। ये अच्छा बात क्यों है वो समझो, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, सरकार की एसेट यानी कि परिसंपत्ति बढ़ती है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा। उस यानी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि जब सरकार नेशनलाइजेशन लाती है, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी का दर्जा देती है, यानी कि वो सरकारी कंपनी बना देती है। जब किसी प्राइवेट कंपनी को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय कंपनी बनाते हैं, तो इससे सरकार का परिसंपत्ति बढ़ा या घटा, बढ़ा। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो लगभग 19 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ था, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इससे क्या होता है, जॉब बढ़ता है। जॉब्स बढ़ने के अलावा जो प्राइवेट कंपनी के जो पूरा शेयर था वो किसके हाथ में आ गया, सरकार। तो अब उसका प्रॉफिट कौन लेगा, तो सरकार को। इससे क्या होगा, राष्ट्रीयकरण से सरकार को क्या होता है, फायदा होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी को क्या होता है, नुकसान होता है। उसके अलावा देखो एसेट जब बढ़िया से बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्या होगा, घटेगा। जस्ट अपोजिट होता है। तो जब एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी क्या होगा, सरकार पर देनदारी कुछ भी नहीं है। जैसे अगर सरकार किसी से जो कर्जा लिया था जब पैसा लौटा दे, ये किस में आएगा, जब ये हिसाब लिखा जाएगा, जब सरकार किसी दूसरे बैंक से जो भी कर्जा लिया था, मान लो वर्ल्ड बैंक से पैसा ली थी, जब सरकार लौटा दी पैसा, इसका मतलब क्या हो गया, ऋणों की वापसी करने का मतलब क्या होता है। जब सरकार किसी को पैसा देगी तो वो किस खर्चे में लिखाएगा, इसी बही में लिखाएगा ना।
अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब सरकार कहीं पर भूमि बना रही है, भूमि या भवन पर निर्माण कर व्यय कर रहा है, जैसे कहीं पर कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनवा रही है सरकार, क्यों बनवा रही है? वो बिल्डिंग बनाने से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इससे भविष्य में फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर कंपनी सेटअप करना है। जैसे मान लो BSNL का ऑफिस बन रहा है, तो सरकार क्यों बनवा रही है? कि भविष्य में उससे क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा ना। तो भूमि और भवन पर व्यय, मान लो कि सरकार जब अपने तरफ से बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, किसके लिए? प्रॉफिट के हिसाब से, तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा पूंजीगत व्यय, क्योंकि ऐसे बिल्डिंग्स का निर्माण करने से क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन एक ही देखो, ये इसमें क्या होता है कि पैसा एक बार लगता है, लेकिन फायदे लॉन्ग टर्म तक के लिए मिलते रहता है ना। हाँ, दूसरा क्या है? मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय। मान लो सरकार को बड़ी सी कंपनी बैठा रही है, तो वहां पर मशीन खरीदना पड़ेगा ना आपको, तो मशीन में तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो वहां आपको पैसा तो अभी लग रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन इससे क्या होगा? भविष्य में फायदा तो होगा ना। तो इससे भी प्रॉफिट दिख रहा है ना। तो जब सरकार किसी मशीनरी या फिर उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, अगर उसमें कुछ पैसा लगाती है, तो सरकार को इससे भविष्य में क्या होगा? फायदा होगा। जब फायदा होगा तो देनदारी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तीसरा क्या है? जब सरकार किसी दूसरे कंपनी का, या कोई हो सकता है कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी का ही, जब शेयर खरीदती है, तो उस शेयर से, चूंकि बाद में वही शेयर जब लौटाएंगे, उससे जब बेचेंगे उसको, तो उससे क्या होगा? फायदा होगा। तो जिस चीज को क्रिएट करने से बेनिफिट हो, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमारा मामला समझ में आ गया ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या हम लोग पढ़ेंगे? राजस्व अधिशेष है, राजस्व घाटा है। चूंकि घाटा भी पढ़ना है दो तरह का, चूंकि घाटा भी होगा, वो भी देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, रखते हैं इसको पहले, अभी इतना ही आज के लिए।